अच्छा, आप लोगों में से कितने सारे कितने सारे लोगों को लगता है कि आप सिविल सर्विसेज में अपने अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को लेके बहुत ही अच्छा कर सकते हैं? और फिर बाकी लोग क्यों? जब तक मेरा लैपटॉप कनेक्ट होता है तब तक मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने की कोशिश करता हूँ। और जो आपका इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो पूरे के पूरे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में, सिविल सर्विसेज का जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी लाके देता है। हाँ, तो मैं आपसे ऑब्जेक्टिविटी और फिर सब्जेक्टिविटी की बात कर रहा था। सिविल सर्विसेज का जो आपका ओवरऑल पैटर्न है उसमें जीएस का जो पार्ट है वो यहाँ पे मतलब हमारे फ्रेंड्स जो बैठे हुए हैं वो भी शायद से इस बात से अग्री करेंगे कि जो आपका जीएस पेपर है उसमें सब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। आप आप सारे के सारे बुक्स और 2-3 सोर्सेज पढ़ने के बाद भी ये चीज़ बोल पाना कि हाँ जीएस में मेरे स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, दिस इज़ नॉट एट ऑल श्योर। बट आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ऐसा है कि अगर आपने एक बार उसका सिलेबस पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर यू कैन बी श्योर कि हाँ मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। 2015 अटेम्प्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा 70% के आसपास सिलेबस पूरा हो पाया था मेंस के टाइम पे, और उस 70% सिलेबस के साथ मेरे उस अटेम्प्ट में 231 मार्क्स थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि 2015 में जैसे ऑप्शनल में मार्क्स आए थे उसके हिसाब से इट वाज अ गुड मार्क्स। और इस बार 2016 का जो मेंस था उस समय तक मेरे 85 to 90% ऑफ द सिलेबस पूरे हो गए थे। मेरा खुद का पेपर देने के बाद ऐसा था कि आई थॉट दैट यस आई एम गोइंग टू गेट समथिंग अराउंड 280-85 एंड आई हैव गॉट 279 मार्क्स। ये एक एंटायरली डिफरेंट फैक्टर है जो कि आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेके आता है, सर्टेनिटी। और इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अब वो है कि आप इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के पैटर्न को कितनी अच्छे तरीके से समझते हैं। व्हेन आई से कि मतलब इसको कितने कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, आई मीन टू से कि अगर आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसको अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा कि फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल में आपका सॉम एक सब्जेक्ट है। सॉम के लिए मैंने एक ही बुक रेफर की थी, टीमोशेंको, और उस बुक में अप्रॉक्सीमेटली 500 पेजेस होंगे। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद जो भी आपका सिलेबस है यूपीएससी का उसको देखने के बाद जब आप उस बुक को पढ़ने के लिए उठाइएगा तो फिर यू विल फाइंड दैट हार्डली 20 to 25% ऑफ द बुक इज रिक्वायर्ड बाय यू टू बी रेड, और बाकी जो आपका 75 to 80% ऑफ द बुक है यू आर नॉट एट ऑल सपोज टू रीड इट। तो आपका 50 to 60% ऑफ द वर्कलोड तो आपका यहीं पे रिड्यूस हो जाता है। बट हाँ, ये बोलना थोड़ा सा आसान है कि हाँ आप मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और फिर सिलेबस देखिए और फिर उसको समझिए, एंड दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हैपन विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 days. Definitely it is going to take some time, but ये चीज श्योर है कि once you are done with the homework, आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया, कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो चीज समझ में आ गई, तो फिर वहां से आपके लिए एकदम इजी सेल हो जाएगा। और सेम चीज आपको अप्लाइड है जीएस के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि मैंने अपना सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन जॉब के साथ किया है शुरू से। मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2014 में, और शुरू में तो मैं जीएस के जो आपके एनसीईआरटीज हैं, बेसिक बिपिन चंद्रा ये सब, तो फिर मैंने उनसे शुरू किया। फिर जनवरी 2015 तक मैंने वेट किया कि हाँ
2 से 1 ऑप्शनल हुआ है तो फिर 1 से 0 हो जाए। तो ये चीज मैंने वेट किया जनवरी 2015 तक। सो इन जनवरी 2015 आई थॉट दैट if I have a fair chance for the 15 attempt, I should decide the optional right now. So the fundamental factors which persuaded me to take mechanical engineering as an optional were these. सबसे पहला कि जॉब के साथ तो मतलब मेरे पास समय नहीं था कि मैं कोचिंग जाऊं, और उसके अलावा मेरी डीआरडीओ में जो जॉब थी दैट वाज completely related to my subject. फिर subsequently I had decent सा CGPA, जो कि हम सारे के सारे इंजीनियर्स लोग करते हैं एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़ पढ़ के। तो 8.3 इज CGPA, जहां से आपको लगता है एकदम ये बीच का CGPA है। इससे थोड़ा नीचे होता है तो फिर आप सोचते हो कि हाँ आई एम नॉट एट ऑल एन इंजीनियर, और मतलब इससे ऊपर होता है तो आपको लगता है कि यस आई एम अ गुड इंजीनियर, और ये CGPA है तो फिर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है देखा जा सकता है। द मोस्ट बूस्टिंग फैक्टर फॉर मी वाज द रिजल्ट ऑफ अक्षय त्रिपाठी सर। 2013 में उनके 301 मार्क्स थे एंड वो मतलब उनका 4th रैंक था सिविल सर्विसेज में। सो दीज ऑल फैक्टर्स सम्ड अप, और फिर फाइनली मैंने सोचा है कि ओके लेट्स टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बट पूरे के पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फील हुए, एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट चैलेंज वाज कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और वी कैन से दैट इंजीनियरिंग के लिए वी डू नॉट हैव द सॉल्व पेपर फॉर द प्रीवियस ईयर्स, वी डू नॉट हैव सब्जेक्ट वाइज segregation for the engineering previous year people. This is one of the biggest challenge for us. मतलब एक और फैक्टर तो है ही कि सिविल सर्विसेज में आप मैकेनिकल ले लीजिए, सिविल ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, कोचिंग तो है ही नहीं। और मेरे साथ एक और इशू था, आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब तक के जितने भी सिविल सर्विसेज में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, मैं फर्स्ट टाइम राहुल साहब को देख रहा हूं कि मतलब जिन्होंने सिविल सर्विसेज के पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में सोचा नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द डेटा सेज दैट हु ऑल पीपल हैव बीन सेलेक्टेड इन द सिविल सर्विसेज हैज बीन सेलेक्टेड प्रीवियसली इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड अगेन जैसा कि राहुल साहब ने कहा कि शायद से ब्लॉग पे पूरा का पूरा बुक का पूरा डिटेल दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ, तो वो भी नहीं था। मतलब मैंने फेसबुक पे अक्षय सर को मैसेज किया कि सर बहुत सारे बंदे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बट दे डू नॉट हैव गाइडेंस, तो आप प्लीज कुछ अपने फेसबुक पेज पे या फिर ब्लॉग पे कुछ तो डालिए। बट मतलब ठीक है नहीं मिल पाया। एंड एट द लास्ट ह्यूज सिलेबस, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये ह्यूज सिलेबस उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट अब मैं जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड आई फील दैट वो जो बाहर से सिलेबस दिखाई देता है कि बहुत मतलब ह्यूज है, सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए हमें पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, दैट्स अ मिथ। जो भी आपका मटेरियल दिखाई दे रहा है उसमें से हार्डली यू हैव टू रीड 20 to 30%. So finally, how I prepared for my mechanical engineering? Bought a small book. I'll show you. This is the only book available for mechanical engineers. This is the only resource available for the mechanical engineers for civil services preparation. How many of you agree with me? Okay. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर नोटेड डाउन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स। सिविल सर्विसेज में मतलब मेजरली आप बोल सकते हैं कि 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट वाइज डिमार्केशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट को उठाते हैं पढ़ने के लिए, एंड इफ यू डोंट हैव द रिसोर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, you cannot move a step forward, right? और ये जो
एक्सेल शीट है, ये मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। एक फैक्टर मेरे पूरे के पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे रही, मतलब आई न्यू वन थिंग दैट आई डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ 24 आवर्स, सो हाउ एम आई गोइंग टू मेक माई प्रिपरेशन इफेक्टिव। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो सब्जेक्ट्स थे जिसमें बहुत ही ज्यादा वेटेज है, सबसे पहले मैंने उन सब्जेक्ट्स को उठाया। फिर उन सब्जेक्ट्स में भी जिन जिन टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा था, फिर मैंने पहले जो आपको वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको पढ़ा। बाई डूइंग दिस मेरा अगर 20% 30% ऑफ द सिलेबस भी अगर छूट जाता है, तो दैट 20% एंड 30% of the syllabus is going to be effectively 5 to 6% of the part from where questions are being asked. For example, paper 1 में manufacturing engineering है, तो paper 1 में सबसे ज्यादा weightage is given to manufacturing engineering and subsequently industrial. तो फिर मैंने सबसे पहले manufacturing उठाया, उसके बाद industrial, फिर मैं SOM पे आया, फिर मैं टॉम पे आया। और टॉपिक सब्जेक्ट्स को जब मैंने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मैंने सारे के सारे स्टैंडर्ड बुक्स उठाए, एंड अगेन प्रायोरिटी वाइज। एंड व्हेनेवर आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक, आई केप्ट ऑन लुकिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। व्हेन यू कीप ऑन रिव्यूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड द सिलेबस व्हाइल यू रीड बुक और रिसोर्स और कंटेंट, दैट कीप्स यू इन द राइट पाथ। सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ा इशू ये है कि पढ़ने को इतना सारा है कि बीच में आपको समझ में नहीं आएगा कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड द सिलेबस आर टू सिग्निफिकेंट फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू कीप यू ऑन द। फिर मैंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए अपने डे टू डे लाइफ में, कौन से बुक को रेफर करना है, सबसे पहला तो झंझट यही था कि कौन से बुक को रेफर करना है। मार्केट में अगर आप जाइएगा तो सॉम के लिए 5 बुक्स है, टॉम के लिए 5 बुक्स है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो पता ही नहीं कितने बुक्स हैं। और सेकंड चैलेंज ये, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी आप बुक उठाइए तो पूरे के पूरे बुक को नहीं पढ़ना है, और मतलब जब आपको मालूम होता है कि आपको पूरे बुक को नहीं पढ़ना है, तो फिर आप फाइनली आप उसका कुछ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आता। आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ओके ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है कि नहीं, एंड यू एंड अप रीडिंग 0%। ठीक है, अगर हमें सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया तो फिर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब हमने देखा तो फिर उससे समझ में आया कि सारा का सारा कंटेंट तो एक बुक में है ही नहीं। फिर डेफिनेटली लैक ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन मोस्ट ऑफ द बुक्स, नो टेस्ट सीरीज अवेलेबल। बिगेस्ट क्वेश्चन, एम आई गोइंग ऑन द राइट ट्रैक? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आप एक तो मेहनत भी कर रहे हैं और फिर आपको ये भी नहीं पता कि आप सही मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस थे, मतलब उनको मैंने इन तरीकों से सॉल्व किया। कॉलेज में जो बुक्स से पढ़ाया गया था मैंने सबसे पहले वही सारे बुक्स उठाए, और जो टॉपिक्स उसमें नहीं थे फिर मैंने एज अ फिलर दूसरे बुक्स उठाए। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग साइंस के लिए पी.एन. राव पार्ट 1 पार्ट 2 को मैंने अपना बेस बनाया, और जो टॉपिक्स उसमें नहीं थे फिर मैंने कल्पक जैन से सब्स्टिट्यूट किया, एंड सब्सिक्वेंटली आई ऑल्सो रेड सम ऑफ द पार्ट ऑफ द घोष एंड थ्योरी ऑफ 80%। जो सबसे प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, I went for those subjects and those topics at first. And I thought that if I get a second chance, if I get extra time, then I'm going to fill that 20%, because 0 से 80% पे पहुंचने में आपको जितना समय लगा, and when you see the output by input ratio, when you go beyond 80% of the syllabus, and when you are working on the priority basis, तो 80 से 90% में आपको जितना एफर्ट लगेगा उतने में आप दूसरे सब्जेक्ट का 0 से 25% पहुंच जाइएगा। तो ये चीज यहां पे जरूरी है। ऑलवेज
have the priority in your mind. And the same output input ratio का पूरे के पूरे टाइम मेरे माइंड में ध्यान रहा, you need to be a businessman over here. कहाँ आउटपुट इनपुट रेशियो ज्यादा है? For practice, I just had the previous year question paper. I had practiced from 2005 to 14 in my 15 attempt and 5 to 15 in my 16th attempt. Last seminar में बच्चों ने पूछा कि सर आपने कौन कौन से books को refer किया है, so I thought to share this with you people. So for strength of material, I had referred Timoshenko, and Timoshenko I felt was completely sufficient. Com or some of the people call it as Tom. I had referred Ratan, and for material science I had referred Callister. For manufacturing, as I said, that P.N. Rao was the base for me, and subsequently I had also read some of the part of Kalpak Jain and Ghoshan Malik. And for industrial engineering, I had made Mahajan and as my base book, and some of the topic I read from Kanti Swarup. And then coming to the paper 2, thermodynamics, I had referred to Sengel and Bowles, because Sengel and Bowles was the which was taught to us during college time. And fluids and fluid machinery, fluids I have gone through Moonson, and fluid machinery I had gone for Douglas, and heat and mass transfer Encropera, then CP Aurora RAC के लिए, and then at the end power plant engineering PK Nath. And over here I would like to say that all these subjects do not carry equal weightage. Be businessmen at your effort. Talking about the first paper, manufacturing engineering and industrial engineering carries the maximum weightage, and subsequently the part of the SOM, TOM and the material sciences, relatively less. So मतलब आप वेटेज के हिसाब से अपना पूरा का पूरा पैटर्न या फिर जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन है उसको आप अच्छे से प्लान करिए. और पेपर 2 में इंजीनियरिंग सर्विसेज में थर्मोडायनामिक्स से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट व्हेन यू सी सिविल सर्विसेज, थर्मोडायनामिक्स मेजरली 2 to 3 टॉपिक्स आर आस्क्ड. फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी, सेकंड इज एंट्रोपी, और फिर 2-3 साल में एक आध दूसरे टॉपिक्स. फ्लूइड मशीनरी ऑलमोस्ट जीरो. सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीरो ही है, बट वंस इन 2 ईयर 3 ईयर या फिर हर एक साल भी पूछते हैं तो 5 नंबर के 10 नंबर के पूछ लेते हैं. फिर सब्सिक्वेंटली हीट एंड मास ट्रांसफर RSE हैज सफिशिएंट वेटेज, एंड द मैक्सिमम वेटेज इन द पेपर 2 इज फॉर IC इंजिन्स एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग. पावर प्लांट इंजीनियरिंग इज द कोर फॉर पेपर 2. सो इस पर्टिकुलर एक्सेल में मैंने क्या किया था, मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऊपर लिख दिए. फिर यहां से शुरू किया 2000, फिर उसके बाद यहां से शुरू किया मैंने 2016 लिखा, और फिर उसमें क्वेश्चन नंबर 2A बिलोंग्स टू सॉम, और 2A का टॉपिक लिख दिया मैंने डिफ्लेक्शन. तो इस पूरे के पूरे काम में एटलीस्ट मुझे 90 to 100 आवर्स तो इजीली लगे होंगे. और वो सोते समय भी मेरे माइंड में एक्सेल शीट चल रहा होता था, वो आवर्स को अगर आप हटा दें तो. बट मतलब इन सारे के सारे हार्ड वर्क से व्हाट डिड आई अचीव इन माय practically first attempt I got 619 rank, completely self preparation and with my job, and in mechanical I got 231, which is good marks according to the 2015 attempt. And in GS I have got 373 marks, which is again good marks according to 2015 attempt. Essay में मेरे marks हैं 94, which is very less, and majorly because of the essay marks that I got, मेरा rank नीचे आया. And this also has an important aspect, that I wrote essay straight away in the mains examination. So definitely 94 तो मतलब एकदम बनता था, सही था वो. और यहाँ पे मैं एक और चीज, अच्छा ठीक है आगे है वो स्लाइड्स में. और मतलब 2016 में माय रैंक इज 278 मार्क्स इन मैकेनिकल, 279
and the marks in GS is 439, which is a good marks according to 2016. And in SC I have scored 129, which is still not very good marks. अब यहाँ आपके पास सवाल आता है कि do you need to take the same path that I took? कि यहाँ ये वाले बुक से एकदम सेपरेटली एक्सेल शीट बनाइए, बुक उठाइए, आपके पास प्रीवियस ईयर सोल्यूशन नहीं है तो मतलब उसको खुद से सॉल्व कीजिए और आपको ये भी नहीं मालूम है कि whether you have solved it right or wrong. So मतलब the answer is no, क्योंकि मेड इजी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा है ये, स्पेशली बाकी तो सारा का सारा चीज छोड़िए, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर सोल्यूशन का पार्ट है दैट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बाइबल टू यू पीपल. और मतलब आप लोगों को अटेंड करना है क्लास, वो सारी की सारी चीज सेकेंडरी है. एंड हाँ, वन थिंग और कि मेड इजी ने ये चीज शुरू किया है तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म is going to act over here, and I'm sure that in the coming time other coachings are also going to start something on the similar line. So you need not take the same hard path that I had to take. अब यहाँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वर्सेस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप में से ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग भी साथ साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज का मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? सारे के सारे कर, ऐसा कोई है जो स्ट्रेट अवे सिविल सर्विसेज दे रहा है? ओके, राइट, 3 or 4 people. So what I wanted to highlight over here is the syllabus and the pattern of examination of engineering services is slightly different from that of civil services. If you talk from the point of view of syllabus, machine design, not at all there. When you talk from the point of view of weightage of thermodynamics, then hardly 15 to 20 marks question, or at the maximum 25 marks question on a very good year. Then subsequently fluid and fluid machinery, as far as I know, is very, very significant from the point of view of engineering service examination, right? But it is almost zero from the point of view of civil services examination. And the questions from the subjects like, you know, IC engine, heat balance sheet is one of the frequent question asked in the civil services, but I don't think that engineering services ask that, right? So what I'm trying to portray over here is all those people who are coming from the background of the engineering services preparation, keep your eyes and ears open and keep on going through the previous year question paper and the syllabus. So whenever you start something, you should have someone to look up to, right? And particularly in the mechanical, in 2013 civil services All India won Akshay Tripathi, 301 marks in mechanical. But when you see the GS marks of Akshay Tripathi, sir, it's 299. And in 14, I knew Sudhir Chaudhary, sir. He's a senior of my college. That is why I know him. And I'm sure that 185 के पहले भी ranks रहे होंगे. So he had scored 286, and 286 from the point of view of 2014 is a very, very good marks. और जबकि आप उनका GS का marks देखिए, it was 321. And then subsequently 2016 में All India 70 rank, तरनजोत सिंह, मतलब इनके मैकेनिकल में 315 है, और मतलब लकीली बोलिए या something else, I had the privilege to share my flat with him for 7-8 months. He's my batchmate from Roorkee. And All India rank 259, Jivitesh Anand, he has scored 345 marks in mechanical. And 206, Gaush Alam, 320 rank.
So who can let me know that what is one similar thing in all these candidates apart from they have taken mechanical optional? Anyone can answer this? All cleared engineering services examination. ये जो तीन है इसी साल इन तीन का टॉप 10 में रैंक है. तरनजोत का I know he is all India 4 और subsequently Jivitesh and Ghosh according to me they are there in top 10 rank. फिर मतलब सवाल यहाँ आता है कि why less people known with mechanical optional? सबसे पहले I was searching on internet कि मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सही या फिर मतलब व्हेन आई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई मीन द होल engineering fraternity. So the first name that I got was All India 16 rank in 2011, Ravish Gupta. And when you see the marks, he has scored 435 out of 600. And whereas in the second optional, 2011 में दो ऑप्शनल हुआ करते थे, he had scored 299. See the difference between the marks. And also if you search on internet, you will be finding that in 2008 itself, All India rank 44 or 45, something like that, and 56 or 55. All had mechanical engineering as their optional. So issue ये है कि civil services के लिए कोई coaching center नहीं है. That is why no facilitation for the poor chaps, no coaching advertisement photographs, no common social media platform क्योंकि इनके नंबर relatively उतने ज़्यादा नहीं होते हैं. That is why you cannot you cannot find a strong social media platform where these people talk, and definitely not a large number of us opt for this. But definitely this particular number is increasing. और जब मैं 2015 में अपना मेंस एग्जाम दे रहा था तो मेरे रूम में आई जस्ट हैड 2 people from the mechanical engineering, me and the guy sitting in front of me. But in 2016 mains 7 people were sitting in the class. So slowly numbers are increasing, and especially जब से पैटर्न में चेंज हुआ है and two optionals has been reduced down to 1, people are coming up taking up engineering subjects. और अभी मेरा ट्रेनिंग हो रहा था हैदराबाद में IPS का, and I got an opportunity to meet 5 to 6 people who were taking mechanical optional, and as all we were directionless. Over here I would like to highlight the significance of the optional subject in the current scenario of the civil services. General studies are having 4 papers, 250 marks each, amounting to 1000 marks. Optional 2 papers, 250 marks each, amounting to 500 marks. Essay 250 marks, personality test 275 marks. And the good score scored this year is 420 plus in GS, 275 plus in optional, essay 135 plus. So when you see weightage wise, like GS had 1000 marks and the good score is 420 plus, and optional is having 500 marks and the good score by the selected candidates are 275 plus. Optional is having a huge leverage over the GS paper. And definitely if you have, or if you can score good in your own engineering subject, it is because 275 this year was nothing. Mechanical में ही 3-4 लोगों को तो मैं ही जानता हूं जिन्होंने 300 प्लस मारे हैं, और सिविल में तो मतलब क्या बोलो हिस्ट्री है. और यहाँ पे एक फैक्टर हम लोगों को ये चीज देखना है कि पर्सनालिटी टेस्ट इज समथिंग जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज वन ऑफ माई बैचमेट इन द इंडियन पुलिस एकेडमी, प्रभास कुमार. तो लास्ट ईयर उनके 133 मार्क्स थे पर्सनालिटी टेस्ट में. दिस ईयर द सेम गाय 193, ऑल इंडिया 36 rank I think. Same guy, same personality, different board, different day,
डिफरेंट थ्रेड ऑफ क्वेश्चन, इतना ज्यादा डिफरेंस ले आता है. एंड यू नो द डिफरेंस ऑफ 60 to 70 मार्क्स इज ह्यूज. मतलब this year the difference between the topper and the last candidate selected in the general list is approximately 130, I think, if I'm not wrong. So 60-70 marks, मेरे ही अगर 20 marks ज़्यादा आते तो फिर मैं 100 के अंदर आ जाता, लेकिन at the same time अगर 30-40 कम आते तो मैं बाहर हो जाता. So this 60 marks is a huge. और यहाँ पे आपका optional as a शॉक को एब्जॉर्ब करने वाला फैक्टर एक्ट कर सकता है और बहुतों के लिए किया भी है. व्हेन यू सी द मार्क्स ऑफ अवधेश, सो इन सिविल इंजीनियरिंग ही हैज गॉट 356, बट व्हेन यू सी हिज पर्सनालिटी टेस्ट मार्क्स इट्स इन 150s, राइट? सो that particular civil engineering marks acted as a shock absorber for him. और ये पोटेंशियल सारे के सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में है, तीनों के तीनों इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में. सर ये आगे नहीं बढ़ रहा. अच्छा, आप लोगों के पास अगर कोई एक सवाल है तो पूछिए, क्योंकि एक सवाल में ये ठीक हो जाएगा. हाँ पूछिए. नहीं वहां पे पूछ चुके हैं वो. हाँ पूछिए. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही किया था, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं था. और समय होता तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो कन्वेंशनल पेपर हैं, जैसा कि मैडम ने कहा कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के वो वाले पार्ट्स को हटा दें जो कि सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. बुक्स के और एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो भी थे उन्हें मैंने सॉल्व किया, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप ही बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, या तो बुक्स के एग्जाम्पल क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. हाँ, यहां पे मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि हम लोगों के जनरल मिस्टेक्स क्या हैं. सो द सर इट्स स्टिल नॉट वर्किंग. सो द जनरल मिस्टेक डन बाय अस इज, मतलब हम लोग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करने लग जाते हैं, और इसके कारण वी टेंड टू लीव कंप्लीटली द जीएस पार्ट. बट इफ वी सी द पैटर्न ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इट इज हैविंग प्रोमिनेंटली 7 to 8 सेगमेंट्स. 4 सेगमेंट आपके जीएस पेपर में है, 2 हैं आपके ऑप्शनल में, 1 एसए में और 1 है पर्सनालिटी टेस्ट में. और सिविल सर्विसेज की जो भी प्रिपरेशन करता है, आई एम श्योर दैट ही प्रिपेयर्स टू गेट इनटू आईएएस. मेरे बैच में बहुत सारे बंदे हैं, इनफैक्ट 70 to 80%, मतलब इंडियन पुलिस सर्विसेज में लास्ट ईयर सिलेक्शन के बाद भी दे गेव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो टू get the service of your own choice, you cannot afford to get yourself loosen at any one of these 8 factors, right? और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे रिसोर्सेज मतलब हम लोग रेफर करने लग जाते हैं. उससे दिक्कत क्या होती है, एक भी रिसोर्स हमारे दिमाग में नहीं घुसता. The moment you refer 4 to 5 sources, there is a utter confusion in your mind. और मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके पास इतना टाइम होता ही नहीं है that you can filter out what is right, what is wrong और फिर वहां लिखने का. So the best thing to do is pick up a single standard resource और फिर उसको अच्छे से पढ़िए, and all those topics which are
not there in that particular resource, you can go for other resource, right? लेकिन do not go for multiple aspects, right? और ओवरऑल एक और फैक्टर, नेग्लिजिबल फोकस ऑन एसे. जैसा कि मैंने किया स्ट्रेट अवे में अपने 15 के अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन हॉल में लैंड किया एसे लिखने के लिए, और उसका रिजल्ट तो मतलब डिवास्टेटिंग था ही. और एसे के मार्क्स में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होता है. इफ यू सी द मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ एसे, इट वेरीज फ्रॉम 90 मार्क्स टू 160s, एंड द 70 मार्क्स बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा. और मतलब राहुल अभी बता रहे थे उनके भी 2015 अटेम्प्ट में 98 मार्क्स थे एसए में, एंड दिस ईयर ही हैज गॉट 157. सो 60 मार्क्स, और 60 मार्क्स में यू कैन सी ही इज ऑल इंडिया 20. सो प्लीज फोकस अपॉन एसए एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. What we need to focus while our preparation, you need to balance all the 8 segments, spatially, optional and the general studies. You cannot compromise one for other, because again the output input ratio won't be feasible from the point of view of a businessman, and you have to be a businessman in this particular examination. For a rank in the list, you can rely on, engineering subject, but to get a rank within, 100 and get the service of your own choice, you have to balance all things. And again, essay is very significant part. And uncertainty of personality tests, ये भी मैं आपसे discuss कर चुका हूँ. अब now I wanted to share what I did for general studies, because I had given not a huge time for the preparation of the general studies, but in both of the attempt I was able to score good marks. For me, the general studies was majorly self-prepared, and the basic books I referred was the NCERTs. And for the newspaper analysis, I had taken Aspire IS coaching, and for the mains GS mock test, I had also taken Aspire IS, and particularly newspaper analysis class was huge benefit for me, because paper 2 and paper 3 are completely of the contemporary nature. And for mains for the paper 2 and paper 3, I did not do anything apart from the Hindu newspaper. And this year I have scored 111 in paper 2 and 126 in paper 3, and which is a good mark. In my 2016 attempt, my major focus was on the writing. I was determined to increase my speed. I was determined to get the skill of, generation of faster ideas and points. Because when you say, see the pattern of the GS paper, you have 180 minutes for 20 questions. And on an average, you have 9 minutes for each question, and in that particular 9 minutes, you have to read it, you have to understand it, you have to generate the idea, and you have to write it. So for that, 2 particular skills. First is the faster generation of ideas while interlinking the topics. And second is the faster speed of writing. These 2 are very important aspects which each one of you can get with sufficient practice. And in GS, one thing is there. Do not think that एक बार पूरा syllabus complete हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लिखने बैठेंगे. एक certain minimum level of knowledge के बाद you should start writing. क्योंकि वो पूरा syllabus खत्म होने वाला बाद 5 साल में भी नहीं आएगा. And again for the GS also, I had researched extensively on the previous year question papers. That what are the
topics that they repeatedly ask, even from the current affair point of view, static part, and then subsequently ethics. And according to me, the strategy for all the 4 papers of the GS are different. Paper 1 is relatively static, paper 2, paper 3 completely contemporary, and paper 4 needs skills in comparison to knowledge. Paper 4, that is ethics, is basically divided into 2 parts. The first part is the simple question answer, and the second part is the case study. So my personal opinion will be to sit down, take your time, strategize each and every part of the question paper from GS1 to GS4. And yes, the key was limited resources. For example, when I say modern India, I just read one book by Bipin Chandra, और उसमें जो भी हल्के फुल्के कंटेंट नहीं थे, आई वेंट फॉर स्पेक्ट्रम, लेकिन मैंने स्पेक्ट्रम का वही 20-30 पेज पढ़ा. आई डिड नॉट अगेन गो ऑन टू रीड फ्रॉम द बिगनिंग. वो सिर्फ 20-30 पेज पढ़ा, जो कि मुझे लगा कि बिपिन चंद्रा में नहीं था. एंड द सेकेंड इज रिविजन. व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग, तो मतलब एग्जामिनेशन हॉल वाले सर्कमस्टांस सिचुएशन में आपका माइंड रिलेटिवली फास्ट काम करता है. एंड थर्ड एंड द बिगेस्ट इज अंडरस्टैंडिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दिस इज द लास्ट स्लाइड. सो you all should ask that, are you being practical in choosing your own optional? तरनजोत सिंह एंड वरुण जैन, ये दोनों के दोनों मेरे फ्लैटमेट्स रहे हैं मार्च 2016 से दिसंबर 2016 तक, until unless I went to हैदराबाद फॉर माय ट्रेनिंग. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई डोंट नीड टू टेक एनी थर्ड एग्जाम्पल. फर्स्ट, तरनजोत सिंह, ही हैड बीन अ very good person from the point of view of mechanical engineering. In college, he was, I think, department rank 3. So after the college, he got a job in NTPC, but he did not take the job. And in 2012, he came to Delhi, Rajendra Nagar area, and he joined Vajiram. And he opted for public administration as his optional. 2013 was his first attempt. And he was one of the highest scorer in the general studies. But public administration pulled him down. He was called for interview and he scored very good in interview also, 183 or 84. Right, Rahul? But he could not make finally into the final list. And I don't say that it was just because of the public administration. Then subsequently in 14 also he gave his examination with the same optional. And despite being a very good student, he could not clear the mains. फिर वो थोड़ा बैठा, सोचा कि क्या करे. Then he finally decided कि ऑप्शनल चेंज करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं. फिर उसने 2015 में सिविल सर्विसेज दिया ही नहीं, अटेम्प्ट नहीं दिया, और उसने मेड इजी में कोचिंग ली, और 16 में उसका गेट का रैंक 74 है. और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही हैज गॉट ऑल इंडिया 4 रैंक, एंड इन सिविल सर्विसेज ही हैज गॉट 70 रैंक. सो अगर 2014 में अगर वो परेशान हो जाता, हताश हो जाता कि क्या करे, दुनिया खत्म हो गई, तो ये जो उसने सक्सेस स्टोरी इस साल बनाई है वो नहीं बना पाता. ही वॉज फर्स्ट पेशेंट एंड सेकेंड ही वॉज प्रैक्टिकल, कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं भी होता है तो आई हैव अदर ऑप्शंस टू.
And then second, Varun Jain. Varun Jain is a guy who is my batchmate from Roorkee itself, civil engineering, 2012 pass out. Knowledge point of view, he's much, much more than me. And I do not feel anything in, sharing this. But कभी उसका prelims नहीं होता है, कभी उसका mains नहीं होता है. But I am sure कि मतलब उसका knowledge base इतना ज़्यादा strong है कि वो जिस साल भी बनेगा, he is going to make it within 10. But 3 से 4 साल हो गए स्ट्रगल चल रही है. अब मतलब मुद्दे की बात यह है कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स हमें दूसरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी देता है. और ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हम लोग यहां सक्सेसफुल हो गए हैं, इसलिए हम लोग यहां पे आके बोल रहे हैं. बट हमारे बैकग्राउंड में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि 4 साल से 5 साल से लगे हुए हैं. और 4-5 साल से लगे रहने के बाद व्हेन यू सी दैट यू आर स्टैंडिंग nowhere, then it is a very, 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 very difficult situation. And I'm not asking you to take engineering as an optional, but these are the benefits of taking engineering subject as an optional. You have option for forest services examination, and you have option for engineering services examination definitely, and you have option for GATE examination. You can go for MTech and public sector units also. So the key for the whole thing is आउटपुट इनपुट रेशियो. आपको यहां पे टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, दैट्स इट. सिविल सर्विसेज वांट एक बढ़िया सा मैनेजर जो कि इतने सारे सेगमेंट्स को अच्छे से मैनेज कर ले और फिर एग्जाम निकाल ले. और उसके बाद सबसेक्वेंटली जो 1.5-2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, वंस यू गेट इनटू द सर्विसेज, इट इज गोइंग टू मेक यू ब्यूरोक्रेट. You are not going to go from here to your training academies becoming a bureaucrat. You will be made a bureaucrat there. Just what you need to do over here is you need to manage all the segments of the examination in a practical way. And at the end, I would like to quote Confucius, and who is one of the greatest philosopher of China. He said that reading without thinking makes you confused. Thinking without reading is dangerous. So the best thing you can do is you can have both part, and this particular phrase is highly applicable to the preparation of the civil services. Whenever you read something, just sit down, take your time and think about it, and try to interlink the topics. And definitely most of you are going to do good in the civil services examination in the coming year. मेरा जो पर्सनल व्यू है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, उसमें ये है कि अगर आप मतलब हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में यू विल फाइंड सम ऑफ द पीपल स्कोरिंग वेरी गुड, एंड यू विल आल्सो फाइंड मेनी ऑफ द पीपल स्कोरिंग वेरी पुअर, राइट? सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनल चॉइस. इफ यू डोंट वांट टू टेक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इट्स फाइन. सबसे पहले आप अपना जीएस का जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, और जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए. क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल चेंजिंग देयर ऑप्शनल 3 to 4 times, 3 to 4 times, उसके बाद भी फाइनली सक्सेस नहीं मिलती है. सो ऑप्शनल इज समथिंग दैट यू चूज, और जनरल स्टडीज में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. सो चूज योर ऑप्शनल विद और प्रैक्टिकल माइंड. और जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही चूज कीजिए. इफ यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, देयर इज नो पॉइंट चूजिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. यार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब 2015 में तो उसका क्वेश्चन नहीं आया, हाँ 16 में आया था, और वो सिंपल क्वेश्चंस थे. और मेरे हिसाब से इफ यू रेफर एनी फंडामेंटल बुक्स, और आपने IIT JEE की अच्छे से अगर प्रिपरेशन की है, पर्टिकुलरली दैट फिजिक्स पार्ट, रोटेशन वाला, तो फिर आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू आंसर दैट.
Here again, as I followed that प्रायोरिटी वाला फंडा, मुझे ये पार्ट उतना सिग्निफिकेंट नहीं लगा, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट रीड एनीथिंग अबाउट दैट. यस, मैंने 12 to 15 essays लिखे बैठ के रूम पे. एंड वंस यू कीप ऑन राइटिंग द एसे, और विजन आईएएस की वेबसाइट पे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स हैं उनके आंसर शीट होते हैं. तो मतलब मैं जब भी अपना एसे लिखता था, फिर उसके बाद मतलब वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके आंसर शीट्स को देखता था और वहां से कुछ मतलब समझने की कोशिश करता था और फिर अपने एसे में लाने की कोशिश करता था. एंड 129 इज नॉट वेरी good marks according to 2016. People have got in 40s, 50s, 60s also. Presentation part, I think if you are strong at the concept, तो आपको प्रेजेंटेशन में वहां पे स्ट्रेट अवे पूछा जाता है. जैसे इस बार पूछा गया था पेपर 2 में, पूछा गया था नोजल के बारे में, बहुत कुछ पूछा गया था, राइट? तो फिर वहां पे स्पेसिफिक पूछा गया है. एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द question properly, you will definitely be able to answer the question straight away. No, not at all like that. That is what I said. When you keep on looking the previous year question paper, you will know that which all part to stress upon, because paper 2 has a significant part of the theoretical question and you cannot leave that. तो जो part जितना significant है उसको उतना समय दीजिए. Paper 2 main source was completely newspaper, but yeah, this year I did one thing, that in each and every question I tried to introduce first and foremost introduction, and then the body, and then finally conclusion, and definitely it has increased my marks a lot. So apart from the knowledge, some of the important part is first whether you have been able to understand the demand of the question, and second is presentation. And in presentation also I feel that the personal opinion about the issue asked in the question is very important, and that particular personal opinion can be included in the conclusion part. Did I answer your question? No. No major change. Yes, somewhere from here. Yeah. For me, like in 2015 also and 16 also, I did not take any test series. एक आपका वेबसाइट है examrobo.com, राइट? तो फिर उस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, और मैं जो भी सब्जेक्ट उठाया पढ़ने के लिए, वॉट एवर सब्जेक्ट आई took up, before taking up the subject, I went for the previous year question paper. I saw that what are they asking in the prelims. And subsequently, when I read the book or whatever source it was, I was, on the track. And one thing for the prelims is 30 to 35 of the question you are going to face a problem. That you have come down to 50-50 option. और वहां पे I personally feel that all those people who have, regularly 5 times, 6 times have solved or seen the previous year question paper, they have relatively, higher success rate in that. Because each and every examination has, मतलब उनका खुद का एक पैटर्न होता है, लैंग्वेज होता है, बहुत सारे सवाल मतलब आपको नहीं भी आते होंगे, फिर भी यू विल बी एबल टू से कि हाँ मतलब इसका तो आंसर ये है. तो प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली विजिट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर at least 5 to 6 times, because that 30 to 35 questions are the determining question whether you are going to write the mains or not. So that is the only thing that I did.
फिर से पूछिए। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अगेन यार फंडामेंटल जैसे हिस्ट्री है, तो फिर मतलब मॉडर्न इंडिया है, तो फिर उसके लिए मैंने विपिन चंद्रा पढ़ा, और जो फिलर्स थे उसके बाद फिर आई सब्सिक्वेंटली टुक फ्रॉम द स्पेक्ट्रम पार्ट, पॉलिटी आई रेड फ्रॉम लक्ष्मीकांत। और ये बुक की लिस्ट तो कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट का जो भी ब्लॉग है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो भी बुक या रिसोर्स होता है मोर ऑफ सेम सा होता है, और वेरिएशन आता है मेंस के रिसोर्स में। सो आप कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट का ब्लॉग देख लीजिए, उसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं। और इन केस अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होगी तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा मेरे फेसबुक पे। फेसबुक पेज मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए, mech.vivek MECH.Vivek VIVEK 2012 @gmail.com। And that last person has been raising his hand for a long time. Yeah, ask it. Right. So in paper 1, I had attempt around 220, and in paper 2, I had attempted 190. And again, here there is a bargain. मतलब एक क्वेश्चन के क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें आप श्योर हैं कि हाँ, तो फिर वहां पे उस वाले क्वेश्चन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए। बट you have to keep a balance between attempting and quality. When I say quality, I mean accuracy. तो दोनों का बैलेंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप लेके बैठिएगा और गिवन द टाइम फ्रेम अगर आप उसको सॉल्व करिएगा तो फिर वो समय के साथ आ जाएगा। यू विल गेट टू नो दैट व्हाट टू डू एट व्हाट टाइम।